Hello everyone, welcome to GSF Civil Services classes. My name is Anjali and I have secured rank 4 in 68 BPSC. As I have promised earlier कि मैं हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक लिस्ट लाऊंगी विद दी सब टॉपिक्स जो आपको उसमें कवर करना है. तो हिस्ट्री की टॉपिक लिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. जियो एंड ज्योग्राफी की टॉपिक लिस्ट, ज्योग्राफी एंड इको की टॉपिक लिस्ट वो भी अपलोडेड है चैनल पे. आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी की टॉपिक्स जो लोग भी 70th BPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी के टॉपिक्स हम देखेंगे एंड इवन द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि आपको इसको कैसे डील करना है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड से कि बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे ग्रुप पे चल रही है, टेलीग्राम चैनल पे चल रही है. तो अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. और जो बच्चे इनरोल हैं तो उनको पता होगा कि उनकी पॉलिटी की टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. 45 टॉपिक्स हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको. एंड उसकी टेस्ट भी चल रही थी. एंड वो टेस्ट के साथ आपने अगर नोट्स बना लिया प्लस आपने एक आंसर राइटिंग टेस्ट भी कर ली विथ हमारे जो फीडबैक्स मिलते हैं उस पर आपने काम भी कर लिया तो आपकी पॉलिटी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है. बस करेंट अफेयर जैसे जैसे आएगा आपको बस लिंक करते जाना है. ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखते हैं पॉलिटी की टॉपिक्स. तो यहाँ पे मैंने आप जैसे देख सकते हो 40 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं. एंड अगर मैं सब टॉपिक्स कलेक्ट करके बताऊँ तो ये 50 अराउंड चले जाएंगे क्योंकि सब टॉपिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन उससे बन सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी की टॉपिक्स में एज यू नो कि जो प्रियम्बल है, पहला देखते हैं हम जो प्रियम्बल है. सो जो प्रियम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अगर बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखा होगा तो प्रियम्बल पे आपने क्वेश्चन देखा होगा. इसके जो ऑब्जेक्टिव है उस पे अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, इवन द प्रियम्बल पे भी क्वेश्चन रहते हैं कि हाउ प्रियम्बल रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो जो छोटा सा प्रियम्बल है, जो प्रेफरेंस है, वो कैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो एक तो इसके लिए आपको प्रियम्बल अच्छे से याद होना चाहिए पहला. दूसरा आपको इसकी ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए. तीसरा इसमें जो इंडिया की जो इसने फॉर्म बताई है कि इंडिया क्या है, सॉवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, तो इन सब की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए. प्लस इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, बेसिकली द आर्टिकल्स, जो अगर सॉवरेन बोल रहा है, अगर सोशलिस्ट बोल रहा है तो ये हमें किस आर्टिकल में मिलेगा. ठीक है, अगर डेमोक्रेटिक बोल रहा है तो हमें ये किस आर्टिकल में मिलेगा. डेमोक्रेसी है तो मतलब इलेक्शन से रिलेटेड हो गया. सोशलिज्म है तो मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड हो गया. समझ रहे हो आप. सॉवरेन है तो मतलब आर्टिकल 1 ही हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो रिपब्लिक है तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन से हो गया. तो ये आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए तभी आप ये आर्टिकल्स निकाल पाओगे. तो ये चीज़ आप लक्ष्मीकांत से करोगे. ठीक है, आर्टिकल के लिए यू हैव टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स. जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी यू कैन लिंक इट विद डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ दिया नहीं है. ओके, एंड आर्टिकल्स के लिए आई वुड से कि एक लूसेंट की जो जनरल स्टडीज़ की बुक आती है उसमें 3-4 पन्ने में एक ही जगह शेड्यूल, आर्टिकल सब एक जगह दे रखा है. तो अगर आर्टिकल्स को रेफ़र करना है तो एक ही जगह है, बहुत एक 1 लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर लेना. सो ये हो गया कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव हो गया, इंडिया के क्या क्या फॉर्म्स प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, उसका क्या यूज़ है, कौन से आर्टिकल से उसका लिंक है. प्लस इसमें आपको जजमेंट लिखना होगा. बेसिकली जो भी सुप्रीम कोर्ट्स जितने भी जजमेंट हुए हैं, अगर सॉवरेनिटी से रिलेटेड है तो वो लिखना है, सोशलिज्म से रिलेटेड है जैसे वो लिखना है. ठीक है, तो वो सारे जजमेंट आपको इसमें लिखने हैं. अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर किसी में लिंक्ड करके भी आता है तो यू हैव द जजमेंट, यू हैव द आर्टिकल, यू हैव द मीनिंग ऑफ द टर्म एंड यू आर सॉर्टेड टू राइट द आंसर वेरी इजली. ठीक है, तो प्रियम्बल में हमें ये करना है. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है जो प्रीलिम्स एंड मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा. तो एक तो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स आपको याद कर रखने हैं. ठीक है, उसके साथ साथ आपको रखना है कि जो आर्टिकल 19 दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये मैंने अलग से भी टॉपिक लिखा हुआ है. आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ. ये दोनों आर्टिकल पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो ये आपको करने हैं.
ओके तो ये दोनों क्वेश्चन अलग से बन सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो वो चीज़ आपको करनी है कि किस चीज़ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके फिर फंडामेंटल राइट्स पे जो बोला जाता है ना, यही है लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, सेम चीज़ है। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया है, क्या चैलेंजेस है उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, तो इन्फोर्सेबल है तो फिर उसमें आपको रिट्स करने हैं, ये भी मैंने अलग से लिखा रखा है, आर्टिकल 32 करना है इसके लिए आपको। ओके तो ये फंडामेंटल राइट्स में आपको करना है। DPSP अगेन फंडामेंटल राइट्स है, तो DPSP वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको इसके तो सारे आर्टिकल्स आपको करने हैं। ओके प्लस इसके रिलेटेड जो भी जजमेंट है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। जस्ट लेट मी रेज दिस। हाँ तो फंडामेंटल राइट्स प्लस DPSP, इसमें जो भी जजमेंट है वो भी आपको करना है कि फंडामेंटल राइट DPSP में जो भी जजमेंट है तो वो करना है। जैसे मिनर्वा मिल में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर द टू मेजर बेडरॉक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन नॉट हैव वन विदाउट अदर। तो इस तरीके से आपको एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ हमेशा कंक्लूड करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़े रहना है, किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ओके तो ये हो गया। एंड इसके अलावा आपको ये करना है कि DPSP को ध्यान में रखते हुए इंडिया एंड बिहार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मतलब क्या क्या स्कीम्स ली है, क्या क्या मिशन चलाए हैं टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ विच वेयर imposed on states by DPSP। ओके जैसे अगर वुमेन से रिलेटेड है तो वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव वाला किया है, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है तो लेबर कोड है हमारे मजदूरों के लिए। उसके अलावा अगर पंचायती राज मेंशन है आर्टिकल 40 में, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी जिक्र है, कौन से मतलब किया गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया था, फिर यहाँ पे लाया गया, बिहार में कब लाया गया, तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना है और ये आपको हर एक आर्टिकल के लिए करना है। ठीक है DPSP में जितने आर्टिकल हैं उन सब आर्टिकल्स के लिए आपको ये करना है कि इंडिया एंड बिहार की सरकार ने क्या स्कीम्स लाए थे। ओके तो ये हो गया। देन प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट में आपको एक तो जो मेजर जो होता है ना आर्टिकल आपको करना है, इनके मतलब ये रिपब्लिकन हेड हैं वो बताना है आपको, नॉमिनल हेड हैं वो भी बताना है, फंक्शंस बताने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है एक प्रेसिडेंट के पोस्ट का। ओके फिर इसके बाद इनका पावर्स, तो पावर में इनका एग्जीक्यूटिव पावर हो जाएगा, लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगा, जुडिशियल पावर हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है। एंड जो एक क्वेश्चन उठता है कि जो प्रेसिडेंट है दैट शैल वर्क अपॉन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इस पे एक बताना है आपको कि क्या इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं। और जो एक क्वेश्चन भी आया था BPSC में एज ए रबर स्टैम्प, तो वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको इसका बताना है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि नो द प्रेसिडेंट इज़ नॉट द ओनली द रबर स्टैम्प, तो उसके लिए आपको सारे उसमें एग्जांपल्स देने हैं कि कैसे प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प नहीं है। तो उसके लिए राजेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल है, प्रणब मुखर्जी का एग्जाम्पल है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं कि कैसे उन्होंने बिल्स को अपोज किया था, रिजेक्ट किया था, इवन पेंडिंग में पॉकेट वीटो जो रखा गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, तो वो सारे आपको एग्जाम्पल देने हैं चैलेंजेस में। मतलब चैलेंजेस के बाद उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, नॉट सब्सटैंशिएट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि नहीं चैलेंजेस हैं कि हाँ उन्हें CEO के एडवाइस पे काम करना पड़ता है, बट दैट डजंट मेक्स इट्स पोजीशन नॉमिनल ओनली, बट इट हैज़ दी सर्टेन रोल एंड फंक्शन टू प्ले इन दी इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये प्रेसिडेंट में ऐसे आपको इस चीज़ को कवर करना है। एंड जो इमरजेंसी रूल है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, आगे लिख रखा है मैंने वो टॉपिक, ठीक है। देन गवर्नर एंड जो प्रेसिडेंट है, जो भी टॉपिक्स है वो साइमल्टेनियस है। आर्टिकल्स आपको लिखना है, नॉमिनल हेड वाला लिखना है, इसका फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव लिखना है। अब गवर्नर का रोल आ जाता है एज ए सेंट्रल
एजेंट करके एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो गवर्नर है वो बायस होते हैं टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पे आपको एग्जांपल्स देना है, फिर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है विद द रीसेंट एग्जांपल्स कि कैसे ऐसा नहीं है और इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी करती है कि नहीं, गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कितना इंपॉर्टेंट इन द स्टेट। इसमें भी आपको फंक्शंस इसके लिखने हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, तो ये सारे आपको इनके भी फंक्शन आपको लिखने हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में, जुडिशियल पावर में एंड दी एग्जीक्यूटिव पावर में इनका क्या फंक्शन है वो आपको लिखना है। एंड इसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि अगर आपने अभी देखा होगा कि लेजिस्लेशन के अगर पे देखे तो गवर्नर जो हैं वो ज़्यादातर जो भी साउथ इंडियन स्टेट्स का एग्जाम्पल आ रहा है कि ये बिल को पेंडिंग रख रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको लिखने कि ये सारे चैलेंजेस हैं जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन में कवर्ड होंगे। तो आप देख रहे हो अगर गवर्नर आपका अगर प्रिपेयर करोगे तो आपका सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन आएगा, तो उसमें भी ये चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डालनी है। तो ये सारे सब टॉपिक्स आपको गवर्नर के लिए भी कवर करने हैं। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो मेजर मीन्स के लिए टॉपिक उठता है वो उठता है कि पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है या नहीं, ठीक है। इट्स कंपैरिजन विथ ब्रिटेन पार्लियामेंट, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से ही उठाई है, ब्रिटेन से ही उठाई है, तो उनसे कंपैरिजन बेस पे कि ये सॉवरेन बॉडी है कि नहीं। तो ये नहीं है सॉवरेन बॉडी। तो इसका आपको रीजंस बताना है कि क्यों नहीं है सॉवरेन बॉडी। वी हैव द जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, राइट, वी हैव दी इनके पास और क्या पावर होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर होती हैं, और ये सब आपको इनके फेवर में लिखना है कि हाँ ये सॉवरेन बॉडी मतलब हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि ये अगर एक बार इन्होंने लिख दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता। ये पार्लियामेंट खुद ही इसको बदल सकती है, प्लस जुडिशरी के पास एक पावर है कि इनकी जो भी अमेंडमेंट्स है उसको जुडिशरी नलीफाई कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पार्लियामेंट को स्टेट्स की रैटिफिकेशन चाहिए होती है। जो सब्जेक्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं उसके लिए स्टेट्स की रैटिफिकेशन चाहिए होती है। तो पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि उसको स्टेट्स की भी सहमति चाहिए होती है फेडरल स्ट्रक्चर को डील करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर के केस में पार्लियामेंट इसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये बता दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न का चेंज होगा तो पार्लियामेंट उसे नहीं कर सकती, इसलिए ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। ओके, इसके अलावा आप राज्यसभा एंड लोकसभा ये प्रिपेयर कर लेना कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, अपर एंड लोअर हाउस, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन का मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इसका ओवरऑल फंक्शन की क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे फंक्शन करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इसमें मेंबर्स आते हैं और क्या मेन रोल है, बिल के रिगार्डिंग दोनों के पावर में क्या वेरिएशन है, ये सब आपको राज्यसभा एंड लोकसभा के लिए करना है। ओके, अब हम चलते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी के लिए पहला एक तो अपॉइंटमेंट वाला, एक तो कोलिजियम सिस्टम्स को लेके जो भी विवाद रहता है वो करना है आपको। एक जो NJAC रूल 2014 का जो आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था, बोला था दिस इज़ अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड विच इज़ एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको खारिज कर दिया गया था विद जुडिशियल रिव्यू। तो ये दोनों चीज़ को आपको कंपैरिजन करते हुए आपको ये चीज़ लिखनी है और एक वे फॉरवर्ड है कि कैसे ना इसे सिर्फ पूरा नलीफाई करने के मतलब नलीफाई करने के इंस्टेड इनको ये करना चाहिए था कि इसी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे एंड जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए थी। ऐसा आपको वे फॉरवर्ड देना है। जुडिशियल रिव्यू में आपको पावर बताना है जुडिशियरी का जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, कैसे फंडामेंटल राइट्स को और जो कॉमन सिटीजन है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपको भर भर के जजमेंट लिखना है कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न को बचाया है, और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसमें आपको चैलेंजेस भी लिखने हैं कि कैसे कहीं जगह जो जुडिशियली ओवररिच हो जाता है, एक्टिविज़म का पार्ट है, तो वो कैसे एक हैम्पर कर जाता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर हम पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, तो कैसे वो हैम्पर हो जाता है।
फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, यही जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ये हैम्पर कर देता है। लेकिन कैसे एक जुडिशियल एक्टिविज्म एक सिटीज़न के राइट्स को कैसे ये इनलार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 21 है, यू नो दिस इज़ वेरी डायनेमिक आर्टिकल। तो इसमें ऐसा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें आर्टिकल्स ऐड होते गए हैं टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडियन सिटीज़न। तो कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करके हमें राइट टू प्राइवेसी मिली, हम राइट टू मैरिज का मिला, हमें राइट टू हेल्थ का, राइट टू स्लीप, ये सब आर्टिकल्स हमारे लिए दिए गए, इंडियन सिटीजन्स के लिए दिए गए। कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करके कोविड टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध किया जाए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बट कहीं ना कहीं इसका ओवर मिसयूज़ भी होता है। तो वो चीज़ चैलेंजेस लिख के आपको एक वे फॉरवर्ड देना है। तो इस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म भी आपका ख़त्म होगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें जजमेंट आपको लिखना है, जजमेंट एज ए होल सब में लिखना है, बट व्हेन इट्स कम टू जुडिशरी यू हैव टू बी वेरी मोड, आपको जजमेंट उसमें लिखना है। ओके, फिर इलेक्शन। अब इलेक्शन अभी बहुत हॉट मुद्दा है, क्योंकि जो 2024 का साल है उसमें लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको लोकसभा इलेक्शन का प्रोसीजर पता जाना हो, आप इसे पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा का इलेक्शन का पढ़ लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का पढ़ लीजिएगा कि कैसे होता है, कितने साल पे होता है, कितने लोग चुनाते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड होती है, कौन से डिलिमिटेशन कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड करती है, तो उसका क्या रोल होगा। तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज इन द न्यूज़ ड्यू टू इट्स अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो ये चीज़ आपको भी पढ़नी होगी कि कैसे अपॉइंटमेंट का यहाँ पे हुआ था, कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो बना था तो उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व थे। तो फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू जुडिशरी के जो CJI थे उनको फिर हटा दिया गया। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इसकी इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड, इसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कि कैसे ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, इसने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए हैं, उससे रिलेटेड आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है। अगेन इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट्स में जो भी जजमेंट हुए हैं SBI से रिलेटेड, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कलेक्ट कर रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो उन्होंने डेटा मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको अब करना है कि ये होता क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, प्लस इसे लाया क्यों गया था, एंड देन उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या हो गए, आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा, एनी सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, एंड यू हैव टू मेंशन द जजमेंट, रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ आपको लिखनी है इलेक्टोरल बॉन्ड में, ठीक है। एंड रिफॉर्म टेकन, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। फॉर एग्जांपल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया, EVM मशीन लाया गया, PAT मशीन्स लाए गए। उसके अलावा जो मीडिया एंड जो मीडिया का जो कवरेज हुआ उसका हो गया। इलेक्ट्रोल पोलिंग से पहले कैसे 48 आवर्स से पहले तक कैसे सारे कैंपेन्स बंद हो जाने चाहिए, कैंपेन्स में कास्ट का यूज़ नहीं होना चाहिए स्पीचेस में जो यूज़ होता है। इसके अलावा जो भी अमाउंट, जो भी खर्चा होगा नेशनल पार्टी के लिए, स्टेट पार्टी के लिए, वो डिफाइन किए गए। तो ये सारे रिफॉर्म्स इसमें आपको लिखने हैं, ठीक है। देन PM एंड CM अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपको लिखना है कि हाँ ये नॉमिनल हेड नहीं है, ये रियल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट्स हैं। तो इसमें आपको बताना है कि PM एंड CM का क्या फंक्शन होता है, कैसे ये COM को हेड करते हैं। अगर ये रिज़ाइन कर देते हैं तो COM डिसमिस हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, एंड इनका क्या क्या पावर होता है, फंक्शंस होता है फॉर रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशियल पावर है या नहीं है। एंड उसके बाद थोड़े चैलेंजेस आपको लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू गिव द वे फॉरवर्ड, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसा मैंने पहले बोला कि आर्टिकल 19, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, इससे रिलेटेड आपको रीसेंट जजमेंट्स लिखने हैं, क्या चैलेंजेस अभी इंडिया फेस कर रहा है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एक प्रेस की फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो ये आपको मेंशन करना है। इसमें आपको जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके एग्जांपल देने हैं कि प्रेस की फ्रीडम होने से क्या इंपॉर्टेंस रखता है। इसके साथ साथ हमारे जो कंट्री में जो भी ऐसे मीडिया हैं जो अभी भी फ्रीली होके न्यूज़ पर प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी आपको एग्जाम्पल देना है। एंड चैलेंजेस
चैलेंजेस बता के एक वे फॉरवर्ड बताना है कि ये चैलेंजेस है और कैसे हमें इसे दूर करना चाहिए। जो प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडिया है उसका क्या रोल है हमारे प्रेस के फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है और इसमें भी आपको जजमेंट लिखना है। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरला के जो न्यूज़ चैनल थे मीडिया वन, तो उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगाया था उसे हटाया गया। तो ये चीज़ आपको आपको खुद से नहीं लिखना, बट जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना वही लाइन आपको वहाँ पे लिखना है। सो इट्स इनरिच द वैल्यू एंड इनरिच द योर आंसर दैट यू आर अपडेटेड विद द करेंट इवेंट्स, राइट। तो ये आपको लिखनी है। देन वी हैव द प्रेशर ग्रुप्स। तो अगेन प्रेशर ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है, इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है। इसके अलावा आपको बताना है कि अगर इनमें चैलेंजेस क्या हैं, कि प्रेशर ग्रुप में क्या चैलेंजेस है, कैसे वो अगर डिमांड पुट फॉरवर्ड रखते भी हैं तब भी वो सॉल्व नहीं हो पाती। तो क्या चैलेंजेस है जो ये चीज़ को बंधे रखी हुई है। फिर इसके आगे आपको वे फॉरवर्ड बताना है, ठीक है। अगर आप चैलेंजेस बताओगे तो आप वे फॉरवर्ड बताओगे, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो एंड वी आर द हेल्पर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट को हेल्प करना है विथ द रिकमेंडेशन, विद द सॉल्यूशंस। तो आपको हमेशा वे फॉरवर्ड देना है, ठीक है। अगर वे फॉरवर्ड आपको खुद से नहीं देना, यू हैव टू कोट द कमिटी रिपोर्ट, यू हैव टू कोट द कमिटी रिकमेंडेशन, तो वो आपको देनी है, ओके। देन आरपी एक्ट 1950 और 1951। तो आरपी एक्ट 1950 और 1951 में इसमें है कि एक तो इलेक्शन के ही बारे में है, उसके अलावा इसमें है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है एमपी और एमएलए का, उसके बारे में जिक्र है। क्या क्या प्रोविज़न्स हैं एंड क्या क्या कंडीशंस है जिसके कारण ये होता है, तो ये चीज़ दोनों में आपको मेंशन करनी है। तो इसमें दोनों एक्ट का आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट के थ्रू बना लो और उसको रख लो। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है तो वो चीज़ लिख लेना आप, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि जो रिसेंट तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर थे अपोजिशन पार्टी के, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो जिस वजह से ये आरपी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये करना है, ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम डिमांड करें यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लिखा, ये जानते हुए कि इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है एंड क्या इसकी ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अगर ये आए जाएगा तो इसकी क्या बेनिफिट होगी, क्या चैलेंजेस फेस करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे रिलेटेड लॉ कमीशन की क्या रिपोर्ट है, इससे रिलेटेड रिसेंटली न्यूज़ में था कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो वो क्या है। और जो आप हिस्ट्री डिकोड करोगे तो इसमें आप जजमेंट लिखोगे कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है इंडिया में, टू मेक इंडिया यूनिफॉर्म एंड टू मेक इंडिया सोशल इक्विटी, टू मेंटेन दी सोशल इक्विटी इन इंडिया। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कवर करना है। हेयर वी कम द कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट में एक तो आपको लिखना है कि जो कोलिजन गवर्नमेंट है, जो मल्टी पार्टी रूलिंग सिस्टम है एंड जो कोलिजन गवर्नमेंट है, तो व्हेन मोर देन टू पार्टी कम्स टुगेदर और वन पार्टी और टू पार्टी कम्स टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसके एक तो क्या होता है, इसकी क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस है स्टेबिलिटी को लेके, आपको एग्जांपल्स देने हैं। इसके अलावा आपको बिहार के एग्जांपल्स देने, क्योंकि कि बिहार में जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये आपको बताना है कि कैसे प्रोमिनेंट कोलिजन गवर्नमेंट बिहार में चल रहा है, तो ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें एग्जांपल देना है, फ्लो चार्ट से डिपिक्ट करने की कोलिजन गवर्नमेंट का कैसे वन पार्टी रूलिंग सिस्टम से कोलिजन गवर्नमेंट का मल्टी पार्टी रूलिंग सिस्टम में ग्रोथ हुआ, तो ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। फिर इसमें आपने चैलेंजेस बता दिया तो एक सॉल्यूशन बताना है आपको, ठीक है। देख रहे हो ओवरऑल स्ट्रक्चर हर टॉपिक में ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसा कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि 40 टॉपिक्स हैं, मुझे हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो को मैं ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है
एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन देखते रहिएगा। तो अगर बेनिफिट लगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो फिर मैं देख लूंगी और रिप्लाई कर दूंगी आपको। और अगर मेंटरशिप प्रोग्राम आपको जुड़ना है तो सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने करवाए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अभी ज्वाइन करोगे तो ये टॉपिक्स फिर से नहीं होंगे, ये फिर से होंगे, आपके लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये रोटेशन में चलती है। ठीक है, तो आपको आपको आपका भी पॉलिटी कवर होगा। आपको आपका मतलब आप ज्वाइन करोगे तो आपका हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, फिर पॉलिटी होगा। इस तरीके से ही चलता है हमारा। तो कांटेक्ट अगर ज्वाइन करना है तो सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे लाएंगे, और ये जल्दी ही वीडियो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच।